खजाने में पैसा नहीं है, चाय पीना कम कर दो तो तंगी दूर हो जाएगी। बिजली की कमी है, वर्क फ्रॉम होम कर लो। शादी पर बैन लगा दो, शाम में दुकान बंद कर दो। जानेंगे कौन है जो ऐसे अजीबोगरीब नियम ला रहा है। फिर एक घुसपैठ की कहानी आपको सुनाएंगे। रूस का जासूस भेष बदलकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में क्या कर रहा था, और आपको बताएंगे रूस यूक्रेन युद्ध में नया क्या हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. आगे चलने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दिए देते हैं। दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू एफएम। ये भारत में ऑडियो बुक्स के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक हैं। यहाँ पर आपको परिवार के हर सदस्य के काम की किताबें मिल जाएंगी। पेरेंटिंग टिप्स से लेकर सेल्फ मोटिवेशन तक, साहित्य से दर्शन तक, समाज से राजनीति तक सब मिलेगा आपकी पसंद के अनुसार। इसलिए कुकू एफएम आपके लिए खास ऑफर लेकर आया है, हर घर कुकू एफएम। इसके तहत आपको 19 जून 2022 तक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की भारी छूट मिलेगी। करना क्या होगा इसके लिए, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करना होगा और कोड वाले बक्से में घर 50 आपको लिखना होगा। सूचना समाप्त, अब शो की तरफ बढ़ते हैं। पहले कुछ ऊंट पटांग नियमों की कहानी आपको सुनाएंगे। मामला पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। इस समय पाकिस्तान भारी संकट से जूझ रहा है। फ्यूल की कमी है, बिजली की कमी है, मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर काफ़ी बढ़ गया है। पाकिस्तान को रोज़ाना लगभग 26,000 मेगावाट बिजली की ज़रूरत होती है, लेकिन बिजली कंपनियां 18,000 मेगावाट की आपूर्ति ही कर पा रही हैं, जिसके चलते कई शहरों में बिजली की कटौती की जा रही है। लाहौर और कराची जैसे महानगर 14 घंटों तक ब्लैकआउट झेलने के लिए मजबूर हैं। हीट वेव के बीच जनता एसी पंखा नहीं चला पा रही, जनता का कचूमर निकला हुआ है। इन सबके बीच सरकार क्या कर रही है? सरकार कमी पूरी करने की बजाय शॉर्टकट पर फोकस कर रही है। उदाहरण सहित समझिए। शॉर्टकट नंबर 1, 8 जून को पाकिस्तान सरकार ने राजधानी इस्लामाबाद में होने वाली शादियों पर आंशिक बैन लगा दिया। आदेश यह आया कि रात के 10 बजे के बाद शहर में कोई शादी नहीं होगी। इसके अलावा शादियों में एक से अधिक डिश परोसने पर भी रोक लगा दी गई। शॉर्टकट नंबर 2, 5 जून को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक बयान काफी चर्चा में रहा। आसिफ ने बिजली बचाने के लिए अनोखा रास्ता सुझाया था। उन्होंने ट्वीट किया था, हमारे बाजार दोपहर 1 बजे खुलते हैं और रात के 1 बजे बंद होते हैं। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। अल्लाह ने हमें 365 दिनों तक सूरज की रोशनी दी है, इसके बावजूद हम बिजनेस करने के लिए बिजली खर्च करते हैं। अगर कराची को छोड़कर बाकी जगहों पर दुकान बंद करने का समय बदला जाए तो कई हजार मेगावाट बिजली बचाई जा सकती है। मुश्किल समय में मुश्किल फैसले लिए जाने की जरूरत होती है। आसिफ के ट्वीट से एक दिन पहले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर लोड शेडिंग कम करने का प्लान दो। 24 घंटे बाद फिर से बैठक हुई। अधिकारियों ने रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के ट्वीट में थोड़ा फेरबदल करके प्लान पेश कर दिया। इसके बाद सरकार ने देश भर में मार्केट खोलने के लिए 8:30 बजे रात तक की समय सीमा लगा दी। अब तीसरे शॉर्टकट के बारे में भी जान लेते हैं। अप्रैल 2022 में पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ। पाकिस्तान की कुर्सी पर नया निजाम बैठा। इमरान खान की जगह पर शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बदलते ही पाकिस्तान में नियम कायदे भी बदलने लगे। इमरान खान ने सरकारी स्टाफ के लिए हफ्ते में 2 छुट्टियों की योजना लाई थी। शहबाज ने कुर्सी पर बैठते ही एक्स्ट्रा छुट्टी रद्द कर दी, बोले कि शनिवार को भी ऑफिस आना होगा। निजाम ने हुक्म तो सुना दिया, लेकिन नीचे बैठा अमला परेशान हो गया। उन्होंने पीएम को समझाया कि इससे ईंधन और पेट्रोल दोनों की खपत बढ़ रही है। 14 जून को पाकिस्तान सरकार ने छुट्टी रद्द करने वाला अपना फैसला वापस ले लिया, यानी हफ्ते में 2 दिन छुट्टी बरकरार रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत एक कदम और आगे निकल गया। प्रांत ने अपने कर्मचारियों को कहा कि शुक्रवार को घर से काम करिए। चौथे शॉर्टकट के बारे में हम दुनियादारी में आपको पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर से रिमाइंड करा देते हैं। 14 जून को पाकिस्तान के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर एहसान इकबाल ने कहा कि ज्यादा चाय पीने से सरकार पर बोझ बढ़ रहा है। अगर लोग दिन में 1-2 कप ही चाय पिएं तो भार कम हो सकता है। पाकिस्तान दुनिया में चाय का सबसे बड़ा आयातक देश है। पाकिस्तान ने 2020 में लगभग 6,000 करोड़ रुपए की चाय खरीदी थी।
एहसान इकबाल के बयान पर पाकिस्तान में सख्त प्रतिक्रिया आई। कहा गया कि आज कह रहे हैं चाय पीना छोड़ दो, कल कहेंगे खाना छोड़ दो। अगर सब कुछ छोड़ना ही है तो ऐसी सरकार का क्या मतलब। पाकिस्तान के सामने श्रीलंका का सजीव उदाहरण मौजूद है। आशंका जताई जा रही है कि अगर समय रहते सही फैसले नहीं लिए गए तो पाकिस्तान अगला श्रीलंका बन सकता है। जानकारों की माने तो चाय और शादियों पर बैन लगाकर सरकार थोड़ा समय हासिल करना चाहती है। दरअसल पाकिस्तान की निगाह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बेल आउट पैकेज पर है। ये पैकेज लगभग 50,000 करोड़ रुपए का है। इस पैकेज पर 2019 में ही सहमति बन गई थी, लेकिन IMF ने बीच में ही इसे ब्लॉक कर दिया। शहबाज सरकार इस पैकेज के ऊपर लगी पाबंदी हटवाने की भरपूर कोशिश कर रही है। सऊदी अरब और बाकी मददगार देश भी पाकिस्तान को संकट से निकालने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका कहना है वे बिना IMF की मंजूरी के किसी तरह की मदद नहीं दे पाएंगे। IMF की एक शर्त थी कि ईंधन पर दी जाने वाली सब्सिडी कम की जाए। घरेलू उठापटक के बावजूद सरकार ने शर्त मान ली। इसी महीने IMF और पाकिस्तान सरकार के प्रतिनिधि बैठक करने वाले हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें IMF पाबंदी हटा लेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पाकिस्तान की राह और मुश्किल हो सकती है। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब बारी सुर्खियों की। पहली सुर्खी नीदरलैंड्स से है। नीदरलैंड्स की राजधानी हेग में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर है। 16 जून को डच सिक्योरिटी एजेंसी AIVD ने एक रूसी नागरिक को गिरफ्तार किया। विक्टर म्यूलर फरेरा नाम का एक व्यक्ति ICC की इमारत में इंटर्न के तौर पर काम करने आया था, लेकिन गेट पर ही उसे रोक लिया गया। डच पुलिस ने दावा किया है कि विक्टर का असली नाम सर्गेई व्लादिमीरोविच चेरकासोव है और वो रूस की खुफिया एजेंसी GRU के लिए काम करता है। BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार सर्गेई कई सालों से अपनी फेक आइडेंटिटी बनाने के काम में जुटा था। उसका इंटरनेशनल अफेयर्स में इंटरेस्ट भी था। इसी के आधार पर उसने ICC में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था। अगर वो अंदर घुसने में कामयाब हो जाता तो ICC के अंदर की बहुत सारी सीक्रेट जानकारियां लीक हो सकती थीं। सर्गेई जैसे लोगों को जासूसी वाली शब्दावली में इल्लीगल कहा जाता है। यूरोप के कई देशों में रशियंस को शक की निगाहों से देखा जाता है। इस वजह से रूसी पहचान के साथ जासूसी करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए रूसी खुफिया एजेंसियां अपने लोगों को किसी दूसरे देश के आइडेंटिटी के साथ भेजती हैं। रूसी खुफिया एजेंसियां लंबे समय से ICC को भेदने की कोशिश कर रही हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से इस कोर्ट की अहमियत काफ़ी बढ़ गई है। मार्च में ICC ने यूक्रेन में रूस के युद्ध अपराधों की जाँच भी शुरू की थी। दूसरी सुर्खी यूनाइटेड किंगडम से है। यूके की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने जूलियन असांज को अमेरिका प्रत्यर्पित करने के फैसले पर मुहर लगा दी है। जूलियन असांज विकिलीक्स के फाउंडर हैं। उनके पास अपील करने के लिए 14 दिनों का समय है। इस अवधि में अगर अपील हुई तो अंतिम निर्णय कोर्ट का होगा। कोर्ट ये तय करेगी कि अमेरिका में उनके बुनियादी अधिकार सुरक्षित रहेंगे या फिर नहीं, उनके साथ सही व्यवहार होगा या नहीं। विकिलीक्स ने कहा है कि वो फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। असांज पर अमेरिका के खुफिया दस्तावेजों को लीक करने का आरोप है। आरोप ये भी है कि असांज ने कानून तोड़ा और हजारों लोगों की जान खतरे में डाल दी। इससे पहले 20 अप्रैल 2022 को लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट ने जूलियन असांज के भविष्य पर फैसला सुनाया था। ब्रिटेन के प्रत्यर्पण कानून के तहत किसी भी व्यक्ति का दूसरे देश की अदालत में भेजने के लिए गृह मंत्री का अप्रूवल जरूरी है। अब सवाल यह आता है कि असांज के पीछे अमेरिका क्यों पड़ा। जूलियन असांज ने 2006 के साल में विकिलीक्स बनाया था। सरकार द्वारा छिपाई गई जानकारियों को लीक करने के इरादे से विकिलीक्स बनने के बाद असांज और सिस्टम का संघर्ष अपने पीक पर पहुंचा। इस संघर्ष का सबसे चर्चित अध्याय है चेल्सिया मैनिंग। मैनिंग अमेरिकी सेना में एक इंटेलिजेंस एनालिस्ट थी। उन्होंने इराक और अफगानिस्तान युद्ध से जुड़े अमेरिकी रक्षा विभाग के करीब 5 लाख गोपनीय मिलिट्री रिकॉर्ड्स चुराए और उन्हें असांज के सुपुर्द किया। मैनिंग ने US स्टेट डिपार्टमेंट के भी लाखों सीक्रेट डिप्लोमेटिक केबल्स असांज को मुहैया कराए। विकिलीक्स ने इन डॉक्यूमेंट्स को लीक कर दिया। इन डॉक्यूमेंट्स में कई संवेदनशील जानकारियां भी थीं। इसमें दर्ज था कि किस तरह US मिलिट्री ने अफगानिस्तान वॉर के दौरान सैकड़ों नागरिकों की हत्या की। इन घटनाओं का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड ही नहीं था। इराक से जुड़ी फाइलों में 66,000 से अधिक आम नागरिकों की हत्या का रिकॉर्ड दर्ज था। अमेरिकी तंत्र का आरोप था कि लीक जानकारियों से सेना और अमेरिकी नागरिकों की जान खतरे में पड़ी। ये भी कहा गया कि असांज ने खुफिया कानून का उल्लंघन किया है। अमेरिकी सिस्टम पसोपेश में था कि असांज का आखिर किया क्या जाए। इसी दौर में एक और घटना हुई।
अगस्त 2010 में स्वीडन में असांज के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी हुआ। उनके ऊपर बलात्कार और मोलेस्टेशन के आरोप लगाए गए थे। असांज ने दोनों आरोपों से इनकार किया, मगर इन्हीं आरोपों के आधार पर दिसंबर 2010 में लंदन पुलिस ने असांज को गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिनों बाद असांज को जमानत भी मिल गई, मगर केस चलता रहा। मई 2012 में इसी केस की सुनवाई करते हुए ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि असांज को स्वीडिश अथॉरिटीज के सुपुर्द किया जाए। जून 2012 में असांज ने लंदन स्थित इक्वाडोर के दूतावास में शरण ले ली। जनवरी 2018 में इक्वाडोर ने असांज को नागरिकता दे दी। इक्वाडोर मदद कर रहा था, लेकिन असांज के साथ उनके संबंध बहुत दोस्ताना नहीं थे। 2012 में उन्हें सहानुभूति के आधार पर शरण दी गई थी, लेकिन छोटी मोटी बातों को लेकर मनमुटाव बढ़ता गया। कुछ समय बाद इक्वाडोर ने असांज का साथ छोड़ दिया। अप्रैल 2019 में लंदन पुलिस दूतावास के कैंपस से असांज को घसीटते हुए ले गई। जनवरी 2021 में यूके की एक जिला अदालत ने असांज के प्रत्यर्पण पर रोक लगा दी। कहा कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो अमेरिका की जेल में सुसाइड कर सकते हैं। हालांकि अदालत ने उन्हें जमानत नहीं दी। दिसंबर 2021 में लंदन हाईकोर्ट ने फैसला पलट दिया। आदेश आया कि असांज को मुकदमा झेलने के लिए अमेरिका भेजा जा सकता है। असांज इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। मार्च 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अपील की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। अब गृह मंत्री प्रीति पटेल के अप्रूवल के बाद उनकी राह और मुश्किल हो गई है। अगर अपीलीय अदालत ने उन्हें राहत नहीं दी तो उनका अमेरिका जाना तय है। अगर उनके ऊपर लगे आरोप साबित हुए तो उन्हें अमेरिका में 175 बरस तक की सजा हो सकती है, यानी उनकी बाकी की जिंदगी जेल के अंदर ही गुजरेगी। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई है। कई अपडेट्स हैं, एक एक कर सभी के बारे में जान लेते हैं। यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन की सदस्यता देने की पहल कर दी है। 17 जून को यूरोपियन कमीशन ने यूक्रेन को सदस्य बनाने के लिए अपना रिकमेंडेशन दे दिया। ईयू की सदस्यता पर आगे बढ़ने के लिए यूक्रेन को कुछ सुधार करने होंगे और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना होगा। ईयू में फिलहाल 27 सदस्य देश हैं। यूक्रेन को सदस्य बनने के लिए सभी सदस्य देशों की सहमति जरूरी है। अगले हफ्ते ईयू के नेताओं की बैठक शुरू हो रही है। इसमें यूक्रेन के आवेदन पर विचार होने की संभावना है। 16 जून को यूरोप के 4 बड़े नेता यूक्रेन पहुंचे। इनमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स, इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी और रोमानिया के राष्ट्रपति शामिल थे। चारों नेताओं ने कियेव में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। वहां उन्होंने एक सुर में यूक्रेन को ईयू में शामिल करने को लेकर अपना समर्थन दिया। अगली अपडेट गैस की सप्लाई से जुड़ी हुई है। रूस की सरकारी गैस कंपनी गैसप्रॉम ने यूरोप को की जा रही गैस की सप्लाई घटा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन से सप्लाई होने वाली गैस की मात्रा में 60% तक की कमी आई है। गैसप्रॉम का कहना है ये कमी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से आई है, लेकिन पश्चिमी देश इस फैसले को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। जर्मनी ने अपने नागरिकों और कंपनियों से ऊर्जा संरक्षण की अपील की है। देश दुनिया की बाकी हलचलों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। शुभ रात्रि।